बच्चे को कोई बचाओ, मेरी बच्चे की जान खतरे में है। एक छोटा सा प्यारा गांव था मणिपुर। लेकिन इस गांव की शांति पर एक काला साया मंडराता था। यहाँ रहता था एक बेहद घमंडी और लालची जमींदार, जिसकी नजरें हमेशा गरीबों की जमीन और उनके हक पर रहती थीं। उसी गांव के एक कोने में रहते थे दो बेहद गरीब और लाचार इंसान, रवि लाल और उसकी बेटी प्रियंका। गरीबी के बोझ तले दबे इन दो मासूमों को क्या पता था कि जमींदार का लालच उनकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान लाने वाला है जो सब कुछ तबाह कर देगा। बहुत हो गया, मैंने तुम्हें बहुत समय दिया। हर बार तुम कहते हो कि तुम्हारा बेटा आएगा। साल बीत गया लेकिन तुम्हारे बेटे का कोई पता नहीं है। मुझे लगता है कि तुम मेरे पैसे वापस नहीं करना चाहते और तुम्हारा कोई बेटा भी नहीं आएगा। मैं अब कुछ नहीं सुनूंगा। अभी पैसे दो, नहीं तो घर से बाहर निकलो। नहीं हुजूर, थोड़ा रहम कीजिए। अगर 2 दिनों के भीतर मैं आपके पैसे नहीं चुका पाया तो हम खुद ही ये घर छोड़कर चले जाएंगे। बस 2 दिन का समय दीजिए। जमींदार वहां से गुस्से में चला जाता है। प्रियंका अपने पिता के पास आती है। पिताजी, क्या भैया 2 दिनों में आ जाएंगे? अगर इस बार भैया नहीं आए तो जमींदार हमें निकाल देगा। आज उनका गुस्सा देखा आपने? आज ही हमें बाहर कर देते। शुक्र है कि उन्होंने हमें घर से बाहर नहीं निकाला, वरना हम कहाँ जाते पिताजी? हाँ बेटी, बाहर तो कर ही देता। तू चिंता मत कर बेटी। अजय बेटा ने वादा किया है, वो आएगा। उसने पैसों का इंतजाम भी कर लिया है। वो आएगा तो हम। तभी पड़ोस का एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आता है। अरे रविलाल भाई, सत्यानाश हो गया। तुम्हारा बेटा जिस कारखाने में काम करता था वहाँ भयानक आग लग गई है। जो लोग वहाँ काम करते थे सब खत्म हो गया। हे ऊपर वाले, तुम ही जानते हो तुम्हारा ये निर्दयी विचार क्यों है। इस दुनिया में मेरा और कौन है? अब हम कहाँ जाएंगे? किसके सहारे जिएंगे? क्यों तुम मुझसे सब कुछ छीन रहे हो? हे ऊपर वाले, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? दो दिन बाद शहर से एक व्यक्ति सूटकेस लेकर मणिपुर गांव आता है। भाई साहब, जरा सुनेंगे? रविलाल का घर कहाँ है, बता सकते हैं? तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? तुम्हें देखकर इस गांव के तो नहीं लग रहे हैं। हाँ, मैं इस गांव का नहीं हूँ। मैं शहर से आया हूँ। और आप शायद जानते होंगे कि रविलाल के बेटे की कारखाने में आग लगने से मृत्यु हो गई है। कंपनी ने उसके परिवार के लिए मुआवजे के पैसे भेजे हैं। क्या पैसे? अगर मैं इसे हटा दूं तो उसका पैसा भी मेरा हो जाएगा और फिर लाभ भी होगा। एक काम करता हूं, मैं इससे पैसे ले लेता हूं, क्योंकि इससे मुझे रविलाल के बाकी बचे पैसे भी मिल जाएंगे और मेरा काम भी हो जाएगा। भाई, मैं ही रविलाल हूँ और तुम जिसकी बात कर रहे हो वो मेरा ही बेटा था। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ हुजूर, आपकी भेंट यहीं हो गई, वरना मुझे पूरे गांव में घूमना पड़ता। ये लीजिए आपके बेटे का मुआवजा। मैं अब चलता हूँ। रविलाल और प्रियंका अब बहुत गरीब स्थिति में हैं। मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ पिताजी। अब हमारे दिन कैसे कटेंगे? हम तो पूरी तरह भैया के भरोसे थे, पर हम कुछ न कुछ करके जमींदार का ऋण चुका देंगे। आप इतनी चिंता मत कीजिए और अपनी तबीयत खराब मत कीजिए। प्रियंका गांव के घरों में काम करना शुरू कर देती है। एक दिन वो जमींदार के कुएं पर पानी लेने जाती है। वहाँ जमींदार के दोस्त का बेटा राज आता है। चाचा जी, क्या आपने पहचाना? मैं आपके दोस्त हरी सिंह का बेटा राज। अरे राज बेटा, तुम कितने बड़े हो गए हो। जब आखिरी बार देखा था तो कितने छोटे थे। तो कैसे हो बताओ, और अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? हाँ चाचा जी, मैं ठीक हूँ। पिताजी ने मुझे एक जमीन की खरीद बिक्री के काम के लिए यहाँ भेजा है। इस विषय में आपसे कुछ बात करनी थी। वाह, तुम तो अब बिजनेस संभालने लगे हो। बहुत अच्छा। चाचा जी, एक बात पूछनी थी। जब मैं आ रहा था तब कुएं के पास एक लड़की को देखा। क्या आप बता सकते हैं वो कौन है? लड़की?
कौन लड़की? आपके घर के सामने कुएं से पानी भर रही थी, मैंने उसे देखा। रुको राज बेटा, तुम बैठो, मैं देख कर आता हूँ। जमींदार बाहर जाकर देखता है उसकी अपनी बेटी रानी वहाँ खड़ी है। प्रियंका तब तक जा चुकी थी। अरे राज, तुम जिस लड़की की बात कर रहे हो वो तो मेरी अपनी बेटी रानी है। अच्छा ठीक है चाचा जी, रहने दीजिए। राज बात बदल देता है, लेकिन जमींदार को संदेह हो जाता है। वो सोचता है कि राज उसकी बेटी रानी को पसंद करने लगा है और वो खुश हो जाता है। राज घर पहुंचकर अपने पिता हरि सिंह से कहता है, पिताजी, मैंने गांव में एक लड़की देखी है, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। मुझे वो बहुत पसंद आई है। क्या बात है बेटा, किसकी बात कर रहे हो? पिताजी, आपके दोस्त गजपति चाचा की बेटी, वही मुझे पसंद है। हरि सिंह और राज जमींदार के घर जाते हैं। दोस्त गजपति, बहुत दिनों बाद मिलना हुआ। तुम तो अब बहुत बड़े आदमी बन गए हो। दोस्त अंदर आ, अभी भी क्यों बाहर खड़ा है? वे अंदर बैठकर बातें करते हैं। गजपति, राज के लिए हमें आना ही पड़ा। असल में राज तुम्हारी बेटी को बहुत पसंद करता है। तभी रानी अंदर आती है। ये क्या चाचा जी, उस दिन जिसे देखा था ये वो नहीं है, वो तो कोई और थी। ये क्या कह रहे हैं राज बाबू? उस दिन जिसे देखा था यही मेरी बेटी है? अच्छी तरह देखिए, शायद आप भूल गए होंगे। नहीं नहीं चाचा जी, मुझे साफ याद है, मैंने तुम्हारी बेटी रानी को वहाँ नहीं देखा था। मन में घबराते हुए, सत्यानाश! राज बाबू ने शायद उस भिखारी रविलाल की बेटी प्रियंका को देख लिया है। उस दिन वही तो जल लेने आई थी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ कहा कि रविलाल और उसके परिवार को गांव से भगाना होगा, वरना राज उसे ढूंढ निकालेगा। ठीक है राज बाबू, अगर ऐसा है तो मैं खुद उस लड़की को आपके लिए ढूंढ लाऊंगा। अब चिंता मत कीजिए। राज, तुम ये सब क्या कह रहे हो? तुम्हारी बात सुनकर हम यहाँ आए हैं। हमें तो रानी जैसी अच्छी लड़की बहुत पसंद आई है। तुम किसकी बात कर रहे हो उसका ठिकाना नहीं। मेरी इच्छा है कि मेरे दोस्त के घर में ही तुम्हारी शादी हो। लेकिन पिताजी, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसे मैंने कुएं के पास देखा था। अच्छा गजपति, हम अभी चलते हैं। तुम्हें जो कष्ट दिया उसके लिए माफ कर देना। नहीं नहीं हरी, इसमें कष्ट की क्या बात है? शायद मेरी ही समझने में भूल हुई थी। मैं जल्द ही उस लड़की को ढूंढ दूंगा। अगले दिन जमींदार रविलाल के घर जाता है। रविलाल, ओ रविलाल, बाहर आ। बोलिए जमींदार साहब। रविलाल, तो मेरी शराफत का फायदा उठा रहा है। तेरा बेटा मर गया है इसलिए मैं इतने दिन चुप था, लेकिन तू मेरे पैसे चुकाने का नाम ही नहीं ले रहा। या तो अभी सब पैसे चुका दे या अभी घर खाली कर दे। मैं ये घर बेचकर अपने पैसे वसूल करूंगा। जमींदार साहब, ऐसा मत कीजिए। मैं अभी पैसे कहाँ से पाऊंगा? इस बूढ़े पर थोड़ी दया कीजिए। कोई दया नहीं, तुम अभी इस घर से निकलो, वरना लात मार कर निकालूंगा। चलिए पिताजी, अब और अपमान सहने की जरूरत नहीं है। हम लकड़ी बेचकर और काम करके जमींदार की इतने पैसे नहीं चुका पाएंगे। हमें जाना ही होगा। प्रियंका अपने पिता को लेकर घर छोड़ देती है और जंगल में एक छोटी झोपड़ी बनाकर रहने लगती है। भूख और गरीबी के कारण रविलाल की तबीयत खराब हो जाती है। प्रियंका लकड़ी काटने का काम शुरू करती है। पिताजी, आपकी सेवा करना ही मेरा धर्म है। आपकी सेवा करने में अगर कष्ट भी हो तो भी मुझे दुख नहीं है। मैंने खाना बनाकर रख दिया है, आप खा लीजिएगा। मैं भी लकड़ी काटने जा रही हूँ, जल्दी वापस आऊंगी। प्रियंका जंगल में लकड़ी काटने जाती है। शाम हो जाती है पर वो नहीं लौटती। रविलाल उसे ढूंढने निकलता है और चक्कर खाकर गिर जाता है। तभी राज वहाँ से गुजरता है और उसे बचाता है। बाबा, बाबा, आप ठीक तो है? राज उसे उठाकर एक पेड़ के नीचे बिठाता है। बाबा, आप इस जंगल में अकेले क्या कर रहे थे? देखकर लग रहा है कि आपकी तबीयत बहुत खराब है। बेटा,
मैं अपनी बेटी प्रियंका को ढूंढने निकला था। वो लकड़ी काटने आई थी और शाम तक नहीं लौटी। उसे खोजते खोजते अचानक मेरा सिर घूम गया। कोई बात नहीं बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको घर पहुंचा देता हूं। जब राज रबीलाल को उसके घर लाता है तो वो प्रियंका को देखकर चौंक जाता है। मन में हे ईश्वर, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। अगर आज मैं इस वृद्ध व्यक्ति की मदद नहीं करता तो कभी इस लड़की को नहीं ढूंढ पाता। मुझे उस जमींदार की बेटी से शादी करनी पड़ती। पिताजी, आप ठीक तो हैं? हाँ बेटी, मैं तुझे ढूंढने निकला था और गिर गया था। इस भले आदमी ने मेरी मदद की। ये ना होते तो मेरा क्या होता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे पिता की बहुत बड़ी मदद की है। कोई बात नहीं, लेकिन बाबा, आप लोग गांव के बाहर इस टूटी झोपड़ी में क्यों रह रहे हैं? रबीलाल तब जमींदार के अत्याचार और अपने बेटे की मौत की पूरी कहानी सुनाता है। राज ये सुनकर स्तब्ध रह जाता है। बाबा, वो कारखाना तो मेरा ही था, मैं ही उसका मालिक हूँ। तकनीकी खराबी के कारण आग लगी थी, लेकिन मैंने तो हर परिवार के लिए 2-2 लाख रुपए का मुआवजा भेजा था। क्या आप लोगों को पैसे नहीं मिले? पैसे? कैसे पैसे बेटा? हमारे पास तो कोई नहीं आया। पैसे मिलते तो क्या हम इस जंगल में रहते? ये सुनकर मैं हैरान हूँ। मैंने अपने आदमी के हाथ से पूरे 2 लाख रुपए भेजे थे। पक्का कुछ गड़बड़ है। बाबा, आप 2 दिन रुकिए, मैं आपके हक का पैसा किसी और को खाने नहीं दूंगा। अगले दिन राज उस कर्मचारी को लेकर आता है जिसने पैसे पहुंचाए थे। बोलो, तुमने पैसे किसे दिए थे? साहब, मैंने वो पैसे इन्हें नहीं दिए, मैंने रबीलाल नाम के एक व्यक्ति को दिए थे। उसने कहा था कि वही रबीलाल है। मैंने सूटकेस उसे दे दिया था। मुझे माफ़ कर दीजिए साहब, मुझसे बड़ी भूल हो गई। क्या तुम उसे पहचान सकते हो? हाँ साहब, अगर एक बार देखूं तो पहचान लूँगा। राज उसे गांव ले जाता है और 2 घंटे बाद कर्मचारी दौड़ता हुआ आता है। साहब, मैंने सब पता लगा लिया है। उस व्यक्ति का नाम रबीलाल नहीं बल्कि गजपति है। वो इस गांव का जमींदार है। उसने मुझसे झूठ बोलकर पैसे लिए थे। इतनी बड़ी धोखाधड़ी! मैंने सोचा नहीं था कि जमींदार इतना गिर सकता है। उसने एक मृत बेटे के पैसे छीन लिए और फिर उसी परिवार को गांव से निकाल दिया। राज अपने कर्मचारी को लेकर जमींदार के घर पहुंचता है। साहब, यही है वो धोखेबाज। इसी ने कहा था कि ये रबीलाल है। जमींदार के माथे से पसीना छूटने लगता है। चाचा जी, आप ये कैसे कर सकते हैं? एक बेसहारा इंसान का हक आपने छीन लिया। छी छी, ऊपर से उसके बेटे की मौत के पैसे आप खुद खा गए। अपनी बेटी की शादी के लिए आप इतना नीच काम कर सकते हैं? राज बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था। मुझे डर था कि अगर तुम प्रियंका को देख लोगे तो उसे पसंद कर लोगे, इसलिए मैंने उन्हें गांव से निकाल दिया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तभी राज के पिता हरि सिंह भी वहां आ जाते हैं। वो रबीलाल से पूरी घटना सुन चुके थे। अंत में राज के पिता रबीलाल को उसके हक के 2 लाख रुपए देते हैं और राज और प्रियंका के विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। रबीलाल और प्रियंका राजी हो जाते हैं। निष्कर्ष, राज और प्रियंका अब सुख शांति से रहने लगते हैं और लालची जमींदार बेनकाब हो जाता है।